हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सेलेम सीजन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी 13 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं कम से कम पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 स्टार्ट होता है सीजन 1 खत्म होने के एग्जैक्टली 3 दिन बाद। हमें पता चलता है पूरे सेलेम में प्लेग स्प्रेड हो चुका है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। हर दिन कई सारे मौतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड है एक स्लम एरिया नॉकर्स होल। वहां रहने वाले लोगों की हालत तो इतनी खराब है कि दिन के उजाले में भी कोई अंदर जाना नहीं चाहता। ये इन्फेक्शन इतना अजीब है और इतने तेजी से फैल रहा है कि डॉक्टर्स तक हैरान है। इस सब के बीच हम मेरी को देखते हैं अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताते हुए। भले ही वो एक विच है, लेकिन है तो एक माँ ही। वो अपने बेटे को दुनिया का सारा प्यार देना चाहती है, लेकिन ये टिटूबा हमेशा उसके और उसके बेटे के बीच आती रही। पूरा दिन तो वो लड़का मेरी के पास ही रहता है, मगर रात होते ही टिटूबा उसे जंगल में विचेस के पास छोड़ आती है। कहती है मेरे का मदरली इंस्टिंक्ट उसे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी तो सिर्फ ग्रैंड राइड कंप्लीट हुआ है। नरक का दरवाजा खोलने के लिए अभी तो बहुत सारा काम बाकी है जो मेरी को पूरा करना है। मगर असली बात तो ये थी कि बाकी विचेस मेरी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ ये एक बेटा ही है जिससे वो लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे कैसे जाने दे। वो शायद भूल गए थे इसके अलावा भी मेरी का और एक वीकनेस है, जॉन ऑल्डन, जिसके बारे में मेरी चाहकर भी भूल नहीं सकती। तो एक रात वो जॉन के घर जाती है, उसका एक शर्ट उठाती है और उसे लेकर पहुंच जाती है पेट्रस दी सीयर के पास। पेट्रस अपनी जादुई ताकत से जॉन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो मेरी को जो दिखाता है वो मेरी के लिए डेवस्टेटिंग था। मेरी को पता चलता है जॉन की मौत हो चुकी है। वही इंडियन ट्राइब उसका फ्यूनरल दे रहे थे। मेरी बिल्कुल टूट पड़ती है। उसने अपना सच्चा प्यार जो खो दिया था। मगर टिटूबा उसे उसकी ड्यूटीज के बारे में याद दिलाती है, जिसे पूरा करने के लिए मेरी को सबसे पहले अपने एनिमी से डील करना होगा, मर्सी और एन से। मर्सी तो अपने पावर के दम पे पागल बन चुकी थी, खुद को ही क्वीन ऑफ द नाइट मानने लगी थी। अपने हाइव के एल्डर विचेस को प्रॉपर रेस्पेक्ट तक नहीं देती वो। उसे मेरे जैसा बनना था, उसका इक्वल। उसे तो सब पता है, ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग, सारी नॉलेज है उसके पास। रोज का खून भी तो उसने किया, तो वो क्यों किसी का स्लेव बने। वो सेलेम के हेल्पलेस लड़कियों को बहला फुसला कर अपने ग्रुप में शामिल करने लगी और उनके जरिए गांव के आदमियों को अपने वश में करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हम उसके एक दोस्त डॉली को देखते हैं देर रात सेलेम के रास्ते से जाते हुए। एक आदमी उससे बदतमीजी करता है, लेकिन डॉली रिएक्ट नहीं करती, उल्टा वो उसे ललचा कर जंगल में ले जाती है। वो आदमी डर जाता है, जाना नहीं चाहता। फिर भी डॉली अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे सिड्यूस करने लगती है। और इधर मर्सी अपना काम स्टार्ट करती है। वो इस आदमी के प्राइवेट पार्ट को काट के वहां अपने फेमिलियर को डाल देती है, ठीक जैसे मेरी कभी उसके अंदर अपने फेमिलियर को डालती थी। ऐसे ही तो वो अपनी सेना तैयार कर रही है जिससे मेरी की बराबरी कर सके। नेक्स्ट थी एन। वो अभी भी अपने पावर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाई। एक्चुअली वो इतनी डरी हुई थी कि उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो एक दिन सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, मगर उसके अंदर की विच सेल्फ उसे मरने नहीं देती। मेरी जाती है उससे दोस्ती करने। टिटूबा ने उसे बार बार वार्न किया है। भले ही एन को अभी अपने शक्ति का एहसास नहीं हुआ, मगर वो दी हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्डर से बिलोंग करती है। वो ज्यादा दिनों तक अपने ट्रू सेल्फ से भाग नहीं पाएगी, और जब वो उसे अपना लेगी तब वो मेरी के लिए खतरा बन सकती है। तो समय रहते ही उसे अपने जाल में फंसा लेना ही ठीक होगा। मेरी कोशिश करती है उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की, उसे डराती है। एक अनाथ हेल्पलेस लड़की के लिए ये शहर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कई सारे मर्दों की नजर है उसके पिता के दौलत और उसके वर्जिनिटी के ऊपर, जिनसे सिर्फ मेरी ही उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। एन कितनी कन्विंस्ड होती है वो तो हमें नहीं पता, मगर नेक्स्ट डे मीटिंग में हमें पता चल जाता है कि इस शहर में विचेस के सिवा भी मेरी के और भी कई सारे दुश्मन हैं जो फीमेल ऑथोरिटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी को सबसे ज्यादा डर लगता है मिस्टर हॉथॉर्न से, वन ऑफ द सिलेक्ट मैन। वो नए मैजिस्ट्रेट की मांग करते हैं, एटलीस्ट जब तक जॉर्ज सिफली ठीक ना हो जाए। मेरी डर जाती है। वो इतने दिनों से जॉर्ज को यूज करके इस शहर को रूल कर रही थी, बन गई थी अनऑफिशियल मैजिस्ट्रेट। अब क्या होगा। उनके कन्वर्सेशन के बीच एक यंग डॉक्टर सैमुअल इंटरफेयर करता है, सभी को याद दिलाता है अभी वक्त पॉलिटिकल डिस्कशन का नहीं बल्कि एक साथ इस प्लेग से लड़ने का है। मेरी को यह बंदा यूजफुल लगता है, समय आने पर काम आ सकता है, इसीलिए मेरी उस पर नजर रखने लगती है। एक दिन सैमुअल मेरी को बताता है कि इन्फेक्शन को ट्रेस करके उसे इसके ओरिजिन के बारे में एक आइडिया मिला है। उसका शक है ये इन्फेक्शन जंगल से ही स्प्रेड हुआ है।
वो उसी दिन जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और वहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, आइजैक की। हाँ, वो जिंदा है मगर बहुत ही खराब हालत में। इतना कि उसे लगा कि वो नरक में पहुंच चुका है। बेचारा दर्द में तड़प रहा था। साथ में वो मैलम भी वहीं पर आ था। सैमुअल दोनों को ही हॉस्पिटल ले आता है और इन्फॉर्म करता है मेरी को। उसे देखकर मेरी की हालत खराब हो जाती है। उसने तो आइजैक को भागने के लिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड को ये दर्द मिले। लेकिन अभी आइजैक उनके लिए एक थ्रेट बन चुका है। टिटुबा मेरी को डायरेक्टली एडवाइस करती है कि उसे मार डालना ही ठीक होगा। मेरी जाती भी है, लेकिन ये आइजैक इतना इनोसेंट है, उसे लगा सारा दोष उसका ही है। उसने मेरी का इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो नहीं किया, इसीलिए ये प्लेग स्प्रेड हुआ है। मेरी उसे मार नहीं पाई, सिर्फ अपना मुंह बंद रखने के लिए कन्विंस कर लेती है। असल में विच होने के बाद भी वो स्टोन हार्टेड नहीं बन पाई थी। उसे पता था सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती किसे कहा जाता है। उसका बेटा भी अपने पिता के बारे में जानना चाहता था। जब मेरी उसका नाम बताती है तो ये लड़का भी अपना नाम जॉन ही रख लेता है। ये दोनों ही जॉन को बहुत मिस करते हैं। उम्मीद करते हैं काश कभी उससे मिल पाते, लेकिन वो तो और पॉसिबल नहीं होगा, या फिर होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जॉन तो जिंदा है। सिर्फ वो नहीं चाहता कि ये बात मेरी को पता चले, क्योंकि वो मेरी को मारना चाहता है, सारे विचेस को। इसीलिए उसने इस ट्राइब के मदद से मेरी को वो विजन दिखाया। 3 दिन पहले इन्हीं लोगों ने उसे रेस्क्यू किया था और उसके बाद से ही वो यहीं पर रह रहा है। वो मेरे से नफरत करता है। उसे लगता है मेरी अपने खुशी से विच बनी है, दुनिया पर राज करने के लिए। उसका प्यार एक धोखा था। पहले भी उसने धोखा दिया जॉर्ज सिबली से शादी करके, और 3 दिन पहले उसे जंगल में अकेला छोड़कर। उसने जॉन को अपने गेम में पॉन की तरह यूज किया, जैसे सभी विचेस करती है। जॉन को सेलेम की हालत भी पता है, जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरी को ही जिम्मेदार मानता है। मेरी के असलियत से बेखबर जॉन मन ही मन ठान लेता है कि वो इन विचेस का खात्मा करके रहेगा, सभी का। इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करने लगता है। ये ट्राइब उसकी मदद करते हैं। उसे स्पिरिचुअली रेडी किया जाता है विचेस से लड़ने के लिए। उसे 3 वेपन्स दिया जाता है, अ मेडिसिन बैग जिससे वो इनविजिबल हो सके, अ मून स्टोन जिससे वो इनविजिबल विचेस को ढूंढ सके, और एक डैगर जिससे विचेस को मारना पॉसिबल हो, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी। वो अपने लड़ाई में जीते या हारे, वो सेलेम से जिंदा निकल नहीं सकता। लेकिन इससे जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निकल पड़ता है सेलेम की तरफ। इधर सेलेम में मर्स एक भयानक काम करती है। वो गई थी एल्डर विचेस के पास अपने अचीवमेंट्स का हिसाब लेकर। उसने कितने सारे लोगों को वश में किया है, कितने लड़कियों को विच बनाए हैं। इससे ही तो साबित होता है कि वो एसेक्स हाइव को लीड करने की काबिल है। वो उस मेरी से ज्यादा शक्तिशाली है। मगर ये विचेस उसका इंसल्ट करने लगते हैं। उसे हाइव में शामिल करने से भी मना कर देते हैं। ये अपमान मर्सी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने साथियों के साथ मिलकर इन 2 विचेस को मार डालती है और मेरी के घर के सामने उनके लाश को जलाकर उसके ही खिलाफ वॉर डिक्लेयर करती है। मेरी भी इस बात को लाइटली नहीं लेती। वो उसी रात अपने आदमियों को साथ ले जाकर क्रैक में आग लगा देती है, जहां मर्सी अपने ग्रुप के साथ छिपी थी। उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। उससे पहले ही सभी लोग एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी तो मेरी अपना फोकस अपने बिगर पर्पस पे लगाती है। उसे जल्द से जल्द इस क्रैक को लाशों से भरना होगा। उनके मेल्टेड बॉडीज और ब्लड से ही तो हेलफायर का जन्म होगा। द पीच ब्लैक टार खुल जाएगा नरक का दरवाजा और उसी से जन्म लेगा शैतान का बच्चा, द डेविल इनकारनेशन। इसलिए वो एक प्लान बनाती है। शहर में जिन लोगों की मौत हो रही थी उनके लाशों को क्रैक में फेंकने की ऑर्डर देती है। मगर फिर से मिस्टर हथॉर्न उसे काउंटर करते हैं। कहते हैं ऐसे उन लोगों के आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, ये ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। मगर मेरी को वो डॉक्टर सपोर्ट करता है। कहता है लाशों को शहर के अंदर रखने से उनसे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का डर रहता है। अब ये मिस्टर हथॉर्न बहुत ही ज्यादा डरपोक थे। उन्हें इतनी जल्दी मरना नहीं था, इसीलिए वो और कुछ नहीं कहते। वो जाते हैं एन के घर। जब से मिस्टर हेल की मौत हुई है उनकी गंदी नजर पड़ी है एन के ऊपर, बिल्कुल जैसे मेरे एक्सपेक्ट कर रही थी। उसके इनएप्रोप्रिएट एडवांस से एन डर जाती है। वो अपने विच पावर किसी के सामने यूज करना नहीं चाहती थी, तो वो शहर से भागने की डिसीजन लेती है। लेकिन कहाँ और किसके पास? और वैसे भी प्लेग के कारण शहर से बाहर जाना तो मना है। उसे याद आता है कॉटन। उसे नहीं पता वो कहाँ है, मगर ये मास्क उसे जरूर रास्ता दिखाएगा। हम कॉटन को देखते हैं बॉस्टन में। उसे अपने सुपीरियर्स को जवाब देना पड़ रहा है, अपने पिता के मौत के बारे में, अचानक ऐसे बॉस्टन वापस आने के बारे में और सेलम में क्रिएट फ्री विच पैनिक के बारे में।
स्पेशल एक बंदा मिस्टर एलियट कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था। वो प्राइवेटली कॉटन से मिलने जाता है और कंफर्म करता है कि जॉन कोई विच नहीं। तो फिर ग्रैंड राइट किसने परफॉर्म किया, इंक्रीज को किसने मारा, ये सारे खबर लेकर वो पहुंच जाता है काउंटेस मैबर्ग के पास। इस जर्मन क्वीन को जानना था इंक्रीज को किसने मारा। इस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो माबर्ग उसे मार डालती है अपनी शक्ति से, क्योंकि वो भी एक विच है, जर्मन विच, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। उसने भी सालों पहले ग्रैंड राइट को परफॉर्म करने की कोशिश की थी, मगर इंक्रीज ने उसे रोक लिया। अभी तो उसे जानना ही है किसने उसके अधूरे काम को पूरा किया। ऐसे हालत में एन जा पहुंचती है बॉस्टन, कॉटन के घर के बाहर। कॉटन तो हैरान हो जाता है उसे देखकर। एन उसे सीलेम के हालत के बारे में बताती है, उस प्लेग के बारे में, जिससे कॉटन और श्योर हो जाता है कि वो ग्रैंड राइट के बारे में सही था। एन उसे रिक्वेस्ट करती है उसके साथ सेलेम वापस जाने के लिए, लेकिन कॉटन को तो सेलेम की तरफ देखने से भी मना किया गया है। फिर भी वो जाने का डिसीजन लेता है, मगर उससे पहले ही काउंटेस माबर्ग आती है उससे मिलने, यानी कि एन से मिलने, जैसे वो उसे सूंघ पा रही थी। टेलीपैथिकली वो एन के आत्मा से खुद को कनेक्ट करती है, उससे जानने की कोशिश करती है इस एक्स हाइफ के बारे में, ग्रैंड राइट के बारे में। एन उसे कॉन्शियसली कुछ नहीं बताती, मगर ये काउंटेस एक ट्रू विच है। वो किसी को किस करके उसके पूरे जीवन के हिस्ट्री को जान लेती है, देयर सिग्नेचर ब्लड किस। एन के साथ भी वो वही करती है। उसे पता चल जाता है मेरी सिबली के बारे में। साथ में वो एन को वार्न भी करती है उनके इस एनकाउंटर के बारे में, अगर उसने किसी को भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। एन के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा नया था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, किस पर भरोसा करे किस पर नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन ये काउंटेस समझ चुकी थी उसे क्या करना है। उसे इस मेरी सिबली को टेस्ट करना होगा, तो वो प्रिपेयर करने लगती है खुद को। उधर हम जॉन को देखते हैं। वो सेलिम के बाहर जंगलों में भटक रहा था। उसे मिलता है पेट्रस। जॉन उससे पूछता है सेलिम में कौन कौन विच है। वो जॉन को नाम तो नहीं बताता, मगर इतना जरूर कहता है कि मेरी अपने हाइफ में किसी को मैजिस्ट्रेट बनाने के लिए नॉमिनेट करेगी। जॉन समझ जाता है इस आदमी से उसे और कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन विचेस को हो सकता है, इसीलिए वो पेट्रस को मार डालता है। रात के अंधेरे में तैर कर सीलिम जा पहुंचता है। छुपके से एक गर्ड पर हमला करके उसकी जगह ले लेता है और शेल्टर लेता है नॉकर्स होल में। नेक्स्ट सीन क्रैक में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं लाशें पिघलने लगी है, मतलब मेरी अपने काम में सक्सेसफुल हो रही है। बहुत जल्द इस शहर के सारे लोग या तो प्लेग में मारे जाएंगे या फिर उनके साथ उनके हाइफ में शामिल हो जाएंगे। पूरी होगी उनकी हाईली अवेटेड सेरेमनी, जिसके लिए विचेस सदियों से इंतजार कर रहे हैं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी को। तो एज अ गिफ्ट उसके बेटे को उसके पास रहने की परमिशन दी जाती है। लिटिल जॉन बहुत खुश हो जाता है, मगर उसी दिन से मेरी उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज नोटिस करने लगती है। वह अपने माँ को किस करता है, लेकिन इनोसेंटली नहीं, पैशनेटली। उसके उस किस में एक लस्ट था। इससे पहले भी उसके कुछ अननेचुरल ट्रेसेस नजर आए थे हमें, जैसे कल सुबह ही वो जब खेल रहा था, जॉर्ज वहां बैठा था और जॉन अचानक से ही खेलते खेलते एक निडल उसके पैर में पोक करने लगता है। इट वॉज क्वाइट पेनफुल। इसके बाद वो उसके आंखों में भी पोक करने वाला था, मगर टिटूबा ने उसे रोक लिया। ये तो मेरी को पता नहीं चला, मगर आज जब वो अपने बेटे के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब मेरी को उसके पास एक डेड डफ मिलता है। जॉन ने मारा था उसे। मेरी समझ नहीं पा रही थी उसका बेटा इतना वायलेंट और इनकम्पैशनेट क्यों है। उधर हम किसी को मिस्टर लुइस के घर पर नजर रखते हुए देखते हैं। वो उनके अनजाने में ही उनके पीछे जा पहुंचता है, और जब मिस्टर लुइस की नजर पड़ती है उसके तरफ, वो तो हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि ये मर्सी है, उनकी अपनी बेटी। वो अभी तक जिंदा है। भले ही उस आग में उसका पूरा शरीर जल गया, मगर उसके अंदर की आग अभी तक नहीं बुझी। वह अपने पिता के मदद से फिर से अपना काम स्टार्ट करती है। मेरी से उसे बदला जो लेना है। उसके ग्रुप में सिर्फ डॉली ही बच गई थी, तो मर्सी उसे यूज करती है आइजैक तक पहुंचने के लिए। डॉली धीरे धीरे उससे दोस्ती करने लगती है, जिससे आइजैक उस पर भरोसा करे, और इसी का फायदा उठाकर एक दिन वो और मिस्टर लुइस आइजैक को हॉस्पिटल से किडनैप करते हैं। उधर मेरी के लिए ये मिस्टर हथॉर्न एक सीरियस थ्रेड बन चुका था। वो मेरी के ग्रिप से निकलने के लिए डेस्परेट था, तो मेरी एक प्लान बनाती है। वो वोटिंग की ऑफर देती है। नेक्स्ट डे सभी को डिनर पे अपने घर इनवाइट करती है, जहाँ डिसाइड होगा कौन बनेगा नेक्स्ट मैजिस्ट्रेट। उसे पता था किसे सिलेक्ट करना है, जिससे असली पावर उसके हाथ में ही रहे। कोरविन, वो भी एक सिलेक्ट मैन है, सालों से मेरी को साइलेंटली सर्व कर रहा है। मेरी को बिट्रे करने की हिम्मत उसमें नहीं होगी।
लेकिन उसे स्टैंड करवाने के लिए जॉर्ज की वोट बहुत जरूरी है, उसका स्टेटमेंट भी, क्योंकि सेलिम में अभी भी वो ही दी रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। तो मेरी इस बार उसे कुछ डिफरेंटली यूज करने की डिसाइड करती है। जॉर्ज ऑलरेडी उसके सामने हार मान चुका था, उस फेमिलियर के बिना भी वो मेरी को ही सपोर्ट करेगा, तो मेरी भी उसे और तकलीफ नहीं देती बल्कि उसे उसका स्ट्रेंथ लौटा देती है, जिससे कल जब मिस्टर हथॉर्न आएंगे जॉर्ज खुद उसका मुंह बंद कर सके कॉर्विन को रेफर करके। नेक्स्ट डे सब कुछ प्लान वाइज से जा रहा था। जॉर्ज के सामने मिस्टर हथॉर्न कुछ बोल ही नहीं पाते, मगर जिसके लिए इतना सब कुछ कॉर्विन वो नहीं आता। कैसे आएगा? जॉन ने ऑलरेडी उसे बंदी जो बना लिया था। सेलिम में कदम रखते ही उसने मेरी पर नजर रखना शुरू किया, खुद इनविजिबल होकर उसे फॉलो करने लगा, जिससे आज वो कॉर्विन तक पहुंच गया। वो कॉर्विन को बहुत टॉर्चर करता है बाकी विचेस के नाम बताने के लिए, मगर उससे पहले ही मेरी और टिटूबा अपने काले जादू से उसे लोकेट कर लेते हैं और कुछ बोल पाए इससे पहले ही उसे मार डालते हैं। मगर आखिर उसे किसने कैप्चर किया वो ये लोग देख नहीं पाते। टिटूबा डिसाइड करती है वो कल ही पेट्रस के पास जाकर पता करेगी कौन है ये। फॉर नाउ मीरा का प्लान फेल हो चुका था, उसे मजबूरन मिस्टर हथॉर्न को ही मैजिस्ट्रेट मानना पड़ा, मगर वो उसे अच्छी तरीके से समझा देती है कि सेलिम को रूल वही करने वाली है। उस तरफ हम कॉटन और एन को देखते हैं सेलिम में वापस आते हुए, लेकिन रास्ते पर उन्हें 2 गार्ड्स रोक लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं सेलिम में एंट्री दिलवाने के लिए। ना मानने पर एक आदमी कॉटन पर हमला कर देता है और दूसरा एन को रेप अटेम्प्ट करता है। एन अपने शक्ति को यूज करने पे मजबूर हो जाती है, वो उस आदमी को आसमान में उछाल के ऐसे पटकती है जिससे वो एक पेड़ पे जाके गिरता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरा किसी तरह भाग गया। फॉर्चुनेटली कॉटन यह सब देख नहीं पाया, तो उसने एन को शक भी नहीं किया। एन उसे लेकर सेलिम आ जाती है। नेक्स्ट डे हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं नौकर सोल में, वो बेचारी कुएं से पानी निकाल रही थी। अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज आती है और एक हाथ उसे खींचकर कुएं के अंदर ले जाता है। कुछ घंटे बाद जब वो कुएं से निकलती है वो हिप्नोटाइज्ड लग रही थी। वो डायरेक्टली मेरी के घर जा पहुंचती है। उसके घर के पीछे जो पानी का जार रखा था उसमें उल्टी कर देती है, काले रंग की उल्टी। डेफिनेटली ये अननेचुरल था, जरूर कोई मेरी को हार्म करने की कोशिश कर रही थी, मगर कौन? जॉन या फिर एन हेल? सब कुछ उसी रात क्लियर हो जाता है जब मेरी उस पानी में नहाती है। एक शैतानी शक्ति उस पर हमला कर देती है, उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। बहुत ही शक्तिशाली। मेरी बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थी। अचानक ऐसे हमले से वो उसके ग्रिप में थरथराने लगती है हेल्पलेसली, बिल्कुल किसी चूहे की तरह। क्या होगा उसके साथ? क्या उसे मौत मिलेगी या फिर कुछ और उससे भी ज्यादा भयानक? कौन कर रहा था ये सब? सारे आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।